जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। यदि आप बिहार बोर्ड इंग्लिश 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव से 50 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें और मेरा ऑब्जेक्टिव का पूरा सेट आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप आसानी से एग्जाम में 50 नंबर ऑब्टेन कर पाएंगे। और मैं यहाँ जिस तरीका से ऑब्जेक्टिव को कराने वाला हूँ वो काफी यूनिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेट 2। दैट मीन्स ये सेट 2। इसका मतलब ये है कि सेट 1 पहले से अपलोड हो चुका है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश begins with the coming of the Anglo-Saxons from Europe to mainland Britain। इसका हिंदी समझ लीजिए। The history of English, अंग्रेजी का कहानी begins शुरू होता है with the coming of the Anglo-Saxon, Anglo-Saxon के आगमन से फ्रॉम यूरोप, यूरोप से टू मेनलैंड ब्रिटेन, यानी कि मेनलैंड ब्रिटेन तक। इसका हिंदी नीचे दिया हुआ है। अंग्रेजी का इतिहास यूरोप से मुख्य भूमि ब्रिटेन में एंग्लो सेक्सन के आगमन के साथ शुरू हुआ, यानी कि एंग्लो सेक्सन जो है वो जब ब्रिटेन में आए वहां पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश स्टार्ट हुआ। डेट मीन्स इससे पहले वहां पर इंग्लिश नहीं था। इन 449 द एंग्लो सेक्सन्स चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक इंग्लैंड। कहने का तात्पर्य यह है कि एंग्लो सेक्सन ने क्या किया, सेल्टिक ब्रिटेन को चेंज किया जर्मेनिक इंग्लैंड में। इसका मतलब यह है कि जब वो एंग्लो सेक्सन आए थे तो वहां पर सेल्टिक ब्रिटेन था और उसको किस में चेंज कर दिया है, जर्मेनिक इंग्लैंड में। तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि एंग्लो सेक्सन का आने से पहले वो कैसा ब्रिटेन था, तो वो सेल्टिक ब्रिटेन था। उसका हिंदी नीचे में दिया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन एडी। एडी मतलब यहाँ पर ईस्वी होगा 1066 रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। कहने का मतलब यह है कि 1066 ईस्वी में नॉर्मन विजय के परिणाम स्वरूप यूरोप से मुख्य भूमि ब्रिटेन तक अंग्रेजी के शब्दावली में बड़ी संख्या में फ्रांसीसी शब्दों का जलसेक हुआ। यानी कि 1066 ईस्वी में जब ओल्ड इंग्लिश वहां पर समाप्त होता है, मैं आगे बताऊं, इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि ओल्ड इंग्लिश कहां से कहां तक है, तो 1066 तक है। तो उसके बीच में थोड़ा गैप रहा जिसमें वहां पर फ्रांसीसी दबदबा बनाए रखा, तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। अब है सेल्ट्स जो था, यानी कि जो पहले का ब्रिटेन था और जब एंग्लो सेक्सन आया उस समय का, दोनों को कंबाइंड करके, यानी कि दोनों को मिला करके टू प्रोड्यूस 7 किंगडम्स, यानी कि 7 साम्राज्य को बनाया, यानी कि 7 किंगडम्स को वहां पर निर्माण किया। और उस किंगडम का नाम क्या था, नॉन एज द एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की। सबसे पहले नंबर ये आपको याद रखिए, कितना किंगडम बनाया, वो 7 किंगडम बनाया, 7, काफी इंपोर्टेंट है। और उसका नाम क्या रखा गया, एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर है द लीडरशिप ऑफ दीज किंगडम्स। कहता है वो जो 7 किंगडम्स थे उसका जो लीडरशिप कर रहे थे ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि वो जो 7 साम्राज्य था, यानी कि 7 किंगडम्स जो था, उसका जो हैंडलिंग कर रहे थे वो एंग्लो सेक्शंस कर रहे थे। एंग्लो सेक्शन को शॉर्ट में हम लोग सेक्शंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल, उसकी मतलब सबसे अच्छी पॉलिटिकल के कारण, यानी कि उसके पॉलिटिकल में अंडरस्टैंडिंग बहुत काफी अच्छा था, इसके वजह से वो हैंडलिंग कर रहे थे। देखिए हिंदी में लिखा है, इन राज्यों का नेतृत्व धीरे धीरे उनकी बेहतर राजनीतिक समझ के कारण सेक्शन का हाथों में चला गया। अब है द सेल्टिक languages were not used for any purpose and it did not influence the sections। कहता सेल्टिक जो था, यानी कि सेक्शन का आने से पहले जो सेल्टिक था उसका जो भाषा था, यानी कि उतना यूज नहीं होता था, कोई भी पर्पज से उतना यूज नहीं होता था। एंड इट डिड नॉट इन्फ्लुएंस द सेक्शन, और उस सेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, यानी प्रभावित नहीं कर पाए। उसका हिंदी में सेल्टिक भाषाओं का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और यह सेक्शन को प्रभावित नहीं करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है लिटरेचर प्रोड्यूस्ड, यानी कि लिटरेचर को वहां पर बनाया गया ड्यूरिंग द एज। उस एज के दौरान लिटरेचर बनाया गया। कौन सा एज अभी चल रहा है, अभी ओल्ड इंग्लिश चल रहा है, तो ओल्ड इंग्लिश का ही बात हो रहा है। वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में जो लिटरेचर बनाया गया उतना मच सिग्निफिकेंस नहीं था। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण। वाज लैकिंग एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज। अब देखिए डार्क एज, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओल्ड इंग्लिश को हम डार्क एज भी बोलते हैं, यानी कि उतना सिग्निफिकेंस भी नहीं था और इसीलिए उसको क्या बोला जाता था, डार्क एज। अब अगले पॉइंट का बात करते हैं। लिखा है सम ट्रेसेज ऑफ ब्रिटेन्स सेल्टिक पास्ट वर आल्सो प्रिजर्व्ड इन द फर्स्ट syllable of the names of some towns and districts in a story of English present day England, Manchester, Winchester, Worcester, Gloucester, Lichfield, Salisbury and
एक्सेटर। यानी कि ब्रिटेन के सेल्टिक अतीत के कुछ निशान कुछ कस्बों और जिलों के नामों के पहले शब्दांश में भी संरक्षित है। अंग्रेजी की कहानी वर्तमान इंग्लैंड, मैनचेस्टर, विनचेस्टर, वर्सेस्टर, ग्लूसेस्टर, एजफील्ड, सेलिसबरी और एक्सेटर। यानी कि ये सब जो था वो सेल्टिक का कुछ पास्ट जो था वो वोकेब था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है देयर आर 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। यानी डायलेक्ट्स क्या है? डायलेक्ट्स मतलब होता है बोलियां। जैसे कि अपना देश है भारत, अब उसमें सिर्फ हिंदी नहीं, हर स्टेट में अलग अलग भाषा बोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्स, यानी कि बोलियां। तो इसी तरह इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स था। कितना डायलेक्ट? 4। एक था कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन। ये चारों आप याद रख लीजिएगा, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये चारों ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट है, यानी कि 4 बोलियां था। द लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड बिकॉज ऑफ इट्स अलाइन स्पेलिंग, अनफेमिलियर वोकेबुलरी एंड इट्स टोटली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कारण इसका जो भाषा था काफी डिफिकल्ट था पढ़ने के लिए और समझने के लिए। और टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड, और उसमें जो टेक्स्ट था वो भी काफी डिफरेंट था, यानी कि अलग अलग दिखने में लगता था, इसलिए इसको डार्क एज भी बोला जाता है। यानी कि ओल्ड इंग्लिश में उतना डेवलप इंग्लिश नहीं हुआ था। उसके बाद बनता है मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, वो आगे हम पढ़ेंगे। अगले पॉइंट का बात करते हैं। अगला पॉइंट है द एंग्लो सेक्शंस यूज्ड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑफ नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न। कहता है एंग्लो सेक्शन जो था एक प्रणाली का यूज करता था, यानी कि राइटिंग का प्रणाली था ऑफ नॉर्थर्न का, यानी कि नॉर्थर्न का एक प्रणाली था एंड वेस्टर्न का, जो कि कहां से आता था? जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया, पार्ट ऑफ यूरोप, जो कि यूरोप का ही पार्ट है, यानी जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया यूरोप का ही पार्ट था। एंग्लो सेक्शन ने यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी जर्मनी और स्कैंडिनेविया हिस्से के लेखन की एक प्रणाली का उपयोग किया। नेक्स्ट है दिस सिस्टम वाज यूनिक अल्फाबेट। यानी कि वो जो सिस्टम था, ये जो सिस्टम का हम बात कर रहे हैं, वो यूनिक अल्फाबेट था। यानी किस एज में था? तो वो ओल्ड इंग्लिश में ही था, याद रखिएगा। कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स। कहता यह प्रणाली यूनिक वर्णमाला थी जो घटता के बिना तेज सीधी रेखाओं से बनी हुई। यानी कि उस समय का जो लेटर था, जो टेक्स्ट था, वो थोड़ा अलग डिजाइन का था। अब अगले पॉइंट का बात करते हैं। यहाँ लिखा है मेनी ऑफ द ओई मतलब ओल्ड इंग्लिश, मेनी ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लेटर्स आर फाउंड ऑन वीफन्स। वीफन्स मतलब क्या होता है? हथियार, सच एज एरोज, जैसे कि तीर, एक्सेस कुल्हाड़ी, नाइफ छुरी, हैंडल्स यानी कि नाइफ हैंडल, स्वॉर्ड तलवार। यानी कि ये सभी पर अभी जो लेटर पाया जाता है वो ओल्ड इंग्लिश का ही है, यानी कि मैक्सिमम ये सब पाया जाता है। उसके बाद है आफ्टर द 6th सेंचुरी, यानी कि 6ठी शताब्दी के बाद द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी लीड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। दिस वाज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट्स। 6वीं शताब्दी के बाद ईसाई धर्म के प्रसार ने रोमन लिपि के क्रमिक उपयोग का नेतृत्व किया। यह लैटिन धार्मिक ग्रंथों का लेखन था। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह है इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेज वर लैटिन एंड स्कैंडिनेविया। कहता ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो 2 मेजर इन्फ्लुएंस यानी कि मुख्य प्रभाव था वो था लैटिन और स्कैंडिनेविया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस पूछ सकता ओल्ड इंग्लिश का, तो आप लैटिन और स्कैंडिनेविया याद रखिएगा। अब इन द एंशिएंट टाइम्स कहता प्राचीन समय में लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज। कहता है लैटिन के पास पूरे विश्व में सबसे अच्छा लैंग्वेज माना जाता था लैटिन, उसके पास स्टेटस था। अब है द लैंग्वेज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज कम अंडर द रोमन रूल कॉल्ड रोमनाइज्ड। कहता है लैंग्वेज ऑफ यूरोपियन कंट्री, कहता है यूरोपियन कंट्री के पास जो भाषा था जो रोमन का अंदर आता था वो क्या कहलाता था? रोमनाइज्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगले पॉइंट का हम बात करते हैं। तो लिखा हुआ है रोमनाइजेशन वाज हेल्टेड बाय द अराइवल ऑफ एंग्लो सेक्शंस एंड कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर। कहता है एंग्लो सेक्शन का आगमन और रोमन साम्राज्य के पतन से रोमनकरण को रोक दिया गया था। अब मोस्ट ऑफ बोरोड वर्ड्स इन लैटिन दैट इज मिलिट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। कहता है कि कुछ लैटिन से शब्द लिया गया है, वो है मिलिट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगले पॉइंट का बात करते हैं। अबाउट 600 Christianity began to spread in England together with the rise of literacy। कहता लगभग 600 ईस्वी में साक्षरता के उदय के साथ इंग्लैंड में ईसाई धर्म फैलना शुरू हो गया। तो ईसाई धर्म फैलना कब से शुरू हुआ इंग्लैंड में? 600 ईस्वी में। अब ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या है? विभक्ति। कहता ओल्ड इंग्लिश जो है उसको कैरेक्टराइज किया गया किसके द्वारा? विभक्ति के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे आर बोरोड फ्रॉम लैटिन आर रिलेटेड टू रिलीजन। कहता है कि लैटिन से कुछ शब्द ऐसा लिया गया है कि जो कि धर्म से रिलेटेड, जैसे कि हेवन, हेल, गॉड, गॉस्पेल, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ईस्टर, सीन, अल्टर, एबोट, आर्म्स, एंगल, मास,
सन, प्रीस्ट, etc। ये सभी कहाँ से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। इसको आप याद रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लिखा द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड केम एज ए रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेविया अटैक्स ऑन इंग्लैंड। अब सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन यानी कि दूसरा जो मेजर लिंग्विस्टिक आक्रमण था इंग्लिश का, केम एज ए रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेविया अटैक्स, जो कि स्कैंडिनेवियन जो था उस पर अटैक किया था, उसका रिजल्ट है। वो इंग्लैंड पर अटैक किए थे। कौन? स्कैंडिनेविया। ये भी यूरोप का ही पार्ट थे और एंग्लो सेक्सन भी यूरोप से आए थे। दे वर द जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे। कहता है कि वो नॉर्वे का रहने वाले थे। जर्मनी से एक नॉर्वे स्थान है, वहां से आने वाले थे। नॉर्वे था, स्वीडन था एंड डेनमार्क। क्लोजली रिलेटेड टू एंग्लो सेक्सन, वो एंग्लो सेक्सन से क्लोजली रिलेट करते थे इन ब्लड एंड लैंग्वेज। ब्लड मतलब था खून, यानी कि उसका जो ब्लड है उससे रिलेट करता था और उसका भाषा भी उससे मिलता जुलता था। अगला पॉइंट की बात करते हैं। लिखा है दिस इन्फ्लुएंस वाज नॉट इमीडिएटली apparent because of the hostile relationship between the Danes and the Anglo-Saxons। कहता है डेन्स और एंग्लो सैक्सन के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण यह प्रभाव तुरंत स्पष्ट नहीं था। उसके बाद द एंड ऑफ 9th सेंचुरी, कहता 9वीं शताब्दी के बाद पीसफुल को एग्जिस्टेंट प्रिवेल्ड एंड मेनी डेनिश वर्ड्स एंटरिंग सच एज। कहता डेनिश वर्ड, अब डेनिश वर्ड पूछ सकते हैं, काफी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डेनिश वर्ड क्या है? बर्थ, बैंक, बॉल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, एग, फेलो, गैफ, गिव, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये सभी कौन सा वर्ड है? डेनिश वर्ड है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, कहता है कि ओल्ड इंग्लिश साहित्य का जो सुनहरा पीरियड है वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। कहता है किंग अल्फ्रेड जब जो थे उस समय का जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था काफी अच्छा था। ही वॉज ए स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर एंड रूलर। कहता अल्फ्रेड के बारे में बताया जाता है वो स्कॉलर भी थे, सोल्जर भी थे, लॉ गिवर भी थे और रूलर भी थे। इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, काफी चांसेज हैं। उसके बाद किंग अल्फ्रेड ब्रॉट इन टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम अब्रॉड एंड द हिमसेल्फ सेट आउट टू ट्रांसलेट मेनी ऑफ द वर्क्स इन लैटिन इनटू स्टोरी ऑफ इंग्लिश वेस्ट सेक्शन इंक्लूडिंग बेट्स हिस्ट्री। कहता राजा अल्फ्रेड विदेशों से शिक्षकों और विद्वानों को लाया और उन्होंने खुद लैटिन में कई कार्यों का अनुवाद करने के लिए तैयार किया। अंग्रेजी वेस्ट सेक्शन की कहानी जिसमें बीड का इतिहास भी शामिल है। तो अल्फ्रेड का नाम आप लोग याद रखिएगा, उसे भूलना नहीं है। चलिए अगले पॉइंट का है द नोटेबल वर्क्स अल्फ्रेड वाज द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज। कहता उल्लेखनीय कार्य अल्फ्रेड एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल अंग्रेजी गद्य की पहली पुस्तक थी। यानी कि अल्फ्रेड का पहली पुस्तक कौन सा था? द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, याद रखिएगा। द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल वो जो था अल्फ्रेड का फर्स्ट बुक था। कहता आफ्टर एंडिंग ऑफ ओल्ड इंग्लिश 1066 में कहता जब ओल्ड इंग्लिश का समाप्त हुआ फ्रेंच बिकम द अपर क्लास लैंग्वेज इन इंग्लैंड। कहता फ्रेंच जो है इंग्लैंड में अपर क्लास का लैंग्वेज बन गया। यानी कि उसी बीच में कौन सा लैंग्वेज बन गया? अपर क्लास। कौन बना? फ्रांस। सच एज इट वाज यूज्ड इन द किंग्स कोर्ट। और कहता किंग्स कोर्ट में भी, जहां पर कोर्ट में फैसला होता था, जहां जस्टिस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। कहता 1066 में ओल्ड इंग्लिश के समाप्त होने के बाद फ्रेंच इंग्लैंड में उच्च वर्ग की भाषा बन गई, जैसे कि इसका उपयोग राजा के दरबार, न्याय, शासन और शिक्षा में किया जाता था। अगला पॉइंट का बात करते हैं। ड्यू टू क्लोज इंटरेक्शन एंड इंटर मैरिजेज इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग फ्रेंच फर्स्ट इन द होम्स एंड लेटर इन द ऑफिसेज एंड स्कूल्स। कहता घनिष्ठ बातचीत और अंतर विवाह के कारण अंग्रेजी ने फ्रेंच की जगह लेनी शुरू कर दी, पहले घरों में और बाद में कार्यालयों और स्कूलों में। उसके बाद इंग्लैंड वाज रिस्टोर्ड टू इंग्लिश किंग्स विद इन 150 ईयर्स ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। कहता है कि इंग्लैंड को नॉर्मन विजय के 150 वर्ष के भीतर अंग्रेजी राजाओं को बहाल कर दिया गया था, यानी कि रिस्टोर कर लिया गया था, यानी कि खुद का राजा इंग्लैंड ने बना लिया। अब इससे रिलेटेड अपना क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जवाब आपको देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया? इन्फ्लेक्शन, डायलेक्ट्स, क्लासिकल, लेटर्स। इसका जवाब आप लोग को देना है। ओल्ड इंग्लिश जो कैरेक्टराइज्ड किया गया है किसके द्वारा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर। थ्रू आउट ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंग्लिश कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ डैश फॉर द कॉमन मास। कौन सा लैंग्वेज? नेवर, एवरीडे स्पीच, ऑलवेज, नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीडे स्पीच, ये मैं पॉइंट करा चुका हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन भी और साथ में इसका ऑप्शन भी। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश begins with the coming of the Anglo-Saxons from डैश डैश टू मेनलैंड ब्रिटेन। कहता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो शुरू होता है तो किसके कमिंग से, यानी किसके आगमन से? एंग्लो सैक्सन का आगमन से। बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ से आते हैं? अमेरिका से, चाइना से, यूरोप से या इंडिया से? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन और उसका ऑप्शन भी साथ में, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच टेस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यूएबल पॉपुलर नन ऑफ दिस। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या सोच रहे हैं? ए, तो जी हाँ, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है और उसके साथ में 4 ऑप्शन है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश begins with द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। देखिए अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैंने कराया 3 नंबर का क्वेश्चन। कहता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश किसके आगमन से शुरू हुआ? एंग्लो सेक्सन्स, फ्रांसीसी गलत है, स्कैंडिनेविया, अमेरिकन, तो जी हाँ एंग्लो सेक्सन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं। तो द एंग्लो सेक्सन चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक ब्रिटेन। कहते हैं सेल्टिक ब्रिटेन को जर्मेनिक ब्रिटेन में कब चेंज किया? 600 में, 449 में, 1166 में, 1500 में। जी हाँ, जब वो आए थे। तो कब आए थे? 449 में। चलिए अब हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। लिखा है सेल्ट्स एंड एंग्लो सेक्सन्स कंबाइन टू प्रोड्यूस डैश नॉन एज द एंग्लो सेक्सन हेपेटर्की। कहता है कि सेल्ट्स एंड एंग्लो सेक्सन ने क्या चीज का निर्माण किया था? सब देखो ऑप्शन दूंगा मैं, आप 7 किंगडम, 8 किंगडम, 6 किंगडम, 9 किंगडम। बहुत ही अच्छा शानदार जवाब, 7 किंगडम। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं। तो द सेल्टिक लैंग्वेजेज वर नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस एंड इट डिड नॉट इन्फ्लुएंसेस द। किसको प्रभाव नहीं किया सेल्टिक लैंग्वेज? ब्रिटिशर्स को, इंडियन को, स्कैंडिनेवियन को या सेक्शंस को? तो जी हाँ सेक्शंस को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और उसका साथ में आंसर भी देखिए, आप लोग आंसर सोच लीजिए। हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। कहता है कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? 3, 4, 5, 6? जी हाँ 4 डायलेक्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 10 का हम बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। 4 में दे दीजिए, कैंटिस था, नॉर्थर्नब्रियन, मर्चियन। देखिए यहाँ पर बी नहीं था तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 साथ में उसका ऑप्शन भी। यूनिक अल्फाबेट वाज द मेन फीचर ऑफ। यूनिक अल्फाबेट किसका था? मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, नन ऑफ दिस। जी हाँ ओल्ड इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा। यूनिक अल्फाबेट यानी कि वो कुछ खास नहीं था। उसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं। तो द मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश वर लेटिन। एक लेटिन था, दूसरा कौन सा था? बिना ऑप्शन का दे सकते हैं तो बोल सकते हैं। इटालियन, स्कैंडिनेविया, स्पेनिश, जर्मन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर स्कैंडिनेविया हो जाएगा। उसके बाद है 13 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और साथ में उसका 4 ऑप्शन भी। द लैंग्वेज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज कम अंडर द रोमन रूल कॉल्ड। क्या कहलाता था? जो रोमन था तब था रोमनाइज्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 14 नंबर का बात करते हैं। द पीरियड ऑफ व्हिच किंग इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कहता है जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कौन सा किंग था जो कि गोल्डन पीरियड के नाम से जाने जाते थे? चार्ल्स, अल्फ्रेड, एडवर्ड, जॉर्ज। तो अल्फ्रेड, मैंने बोला था अल्फ्रेड याद रखने के लिए और कई बार ये पूछा जा चुका है। अब 15 नंबर क्वेश्चन और उसका ऑप्शन देख लीजिए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन, यानी कब हुआ था? यानी कि नॉर्मन विजय कब हुआ था? 1066 ईस्वी में। तो आपका आज का इतना ही ऑब्जेक्टिव और आज का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त होता है। ये मैं 15 कराया तो आप लगभग इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए आप बुक्स बनाते हैं तो आप लगभग 50-60 ऐसे ऑब्जेक्टिव बना देंगे जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा अगर 15 बनाए तो आप बुक से आप 60 ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकते हैं इससे रिलेटेड। तो बने रहे। ये सेट 2 है, फिर सेट 3 आएगा, सेट 4 आएगा और मैं ऑब्जेक्टिव को पूरा यहाँ कवर करने वाला हूँ। आपको 50 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरे साथ आप बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।